पढ़ने के लिए हो जाओ एकदम रेडी। पढ़ रहे हैं, वो पढ़ा था गवर्नमेंट से ही अभी पढ़ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 3 में आज हम लोग लेक्चर नंबर 4। ओके नंदिनी, वेरी नाइस। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग तो चैप्टर नंबर 3 ही अभी पढ़ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 3 में आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 जो कि पूरी तरह से रिलेटेड क्या था? गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की चीजों से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, विभागीय उपक्रम, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जिसे कहते हैं, हमने वो पढ़ा था। उसके बाद हमने स्टेटरी कॉर्पोरेशन यानी वैधानिक निगम पढ़ा, जिसे सार्वजनिक निगम भी बोलते हैं। अच्छा, जो विभागीय उपक्रम है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, वो तो किसी मंत्रालय के अधीन काम करते हैं, मिनिस्ट्री के अंडर में होते हैं, ठीक है, और पूरी तरह से कंप्लीटली गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, मतलब गवर्नमेंट का इसमें स्वामित्व है, प्रबंधन है, नियंत्रण है। पूरा पैसा सरकार लगा रही है, पूरी जवाबदेही सरकार के प्रति बनती है। इन तरह की जितने भी विभागीय उपक्रम है उनकी, जैसे रेलवे हो गया हमारा, डाक विभाग है हमारा, पोस्टल डिपार्टमेंट है हमारा, वो सब क्या है? वो सब विभागीय उपक्रम है। इसका निर्माण कैसे होता है? मंत्रालय के द्वारा होता है। और इसका पैसा कहाँ से आता है? वित्त का प्रबंध कहाँ होता है? मंत्रालय से होता है। इन विभागों से जो भी इनकम जनरेट होती है वो कहाँ जाती है? वो जाती है सरकारी खजानों में। क्या इस विभाग में काम करने वाले एम्प्लॉय जो होते हैं उन्हें क्या कहा जा सकता है? सरकारी कर्मचारी कहा जा सकता है। तो विभागीय उपक्रम जो होता है वो पूरी तरह से क्या है बेटा? सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाला उपक्रम है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सार्वजनिक कंपनी क्या होती है। सार्वजनिक कंपनी का मतलब सार्वजनिक निगम, कंपनी नहीं, निगम। सार्वजनिक निगम क्या होते हैं? जैसे कि स्टेटरी कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, वैधानिक निगम भी बोलते हैं। जब संसद में या विधानसभा में, पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास करके किसी अंडरटेकिंग को, किसी निगम का निर्माण किया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका सार्वजनिक निगम, स्टेटरी कॉर्पोरेशन। स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में, संसद में, विधानसभा में एक स्पेशल एक्ट, अधिनियम पास करके इसका स्थापना किया जाता है। जैसे आपका LIC हो गया, आपका RBI हो गया, SBI हो गया, ये सब क्या है? ये सारे के सारे आपके जो है वो आपके सार्वजनिक निगम हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, ठीक है। चलो, हाँ आज पोल होगा, आज पोल होगा बच्चा, आज सारी चीजें होंगी। आवाज को मेरी दिखाई दे रही हूँ, बच्चे हैं ना, रहा है। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जिसमें बेसिकली पढ़ना क्या है? सार्वजनिक और भूमंडलीय पढ़ना है। निजी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ डाला है। अब तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं बच्चा? अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? वैधानिक निगम पढ़ लिया था, स्टेटरी कॉर्पोरेशन जिसे हम लोग सार्वजनिक निगम भी बोलते हैं, सार्वजनिक निगम भी बोलते हैं। इसको हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था, इसकी विशेषताएं पढ़ी थी, इसके लाभ और इसकी हानियां हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। ठीक, चलो तो अभी स्टार्ट करें। चलिए, आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा प्रकार, तीसरा टाइप, जिसे कहते हैं सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सरकारी कंपनी क्या होती है, इसकी विशेषता होती है, इसके लाभ क्या होते हैं, इसकी हानि क्या होती है। की कंपनी बताई थी, दो प्रकार की कंपनी बताई थी। एक आपने हमें बताई थी निजी कंपनी, एक आपने हमें बताई थी निजी कंपनी, और एक आपने हमें बताई थी पब्लिक कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी। ये दो चीजें आपने हमें पढ़ाई थी चैप्टर नंबर 2 में, जब आप कंपनी हमें पढ़ा रही थी तो तब आपने हमें ये सारी चीजें हमें बताई थी कि निजी कंपनी होती है, निजी कंपनी होती है और सार्वजनिक कंपनी होती है।
अब जरा मुझे ये बताओ, तुम सब बच्चा बच्ची जरा सोच करके मुझे ये बताओ कि ये जो सरकारी कंपनी है वो किस में आएगी, निजी में आएगी, प्राइवेट में आएगी या सार्वजनिक में आएगी? ये जो सरकारी कंपनी है वो किस में आएगी, निजी में आएगी या सार्वजनिक में आएगी? बताओ किस में आएगी ये सरकारी कंपनी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि ये किस में आएगी, जल्दी बता दो बेटा, ये किस में आएगी? मैं टिक कर दूं फट से, लिखो और जल्दी बताओ। सार्वजनिक में आएगी। नैन्सी कह रही है सार्वजनिक में आएगी, मानसी कह रही है कि पता नहीं क्या कह रही है कि सार्वजनिक में आएगी। अच्छा, खुशबू पता नहीं क्या कह रहे हैं, सरकारी कंपनी को ही सार्वजनिक कंपनी बोलते हैं क्या? सभी सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी जो होती है वो सरकारी कंपनी होती है क्या? क्वेश्चन आ गया, क्या सभी सार्वजनिक कंपनी सरकारी कंपनी होती है? सरकारी कंपनी होती है? मेरा एक क्वेश्चन आ गया आप लोगों से, इसका जवाब दीजिए आप लोग मुझे फटाक से। हाँ मैम, धनंजय ने कहा हाँ मैम। पता क्या? अच्छा, यस मैम, नो मैम। और चलो तो विशाल, यहाँ पे खुशबू कह रही है नहीं, मतलब ज्यादातर बच्चे हमारे कह रहे हैं कि नो मैम, मतलब सभी सार्वजनिक कंपनी सरकारी कंपनी होती है, तो इसका आंसर हमारे बच्चे बोल रहे हैं नो मैम, इसका आंसर कह रहे हैं नो। तो बच्चा, सरकारी कंपनी क्या है? सरकारी कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें कि सरकार का पैसा लगा हो, सरकार का निवेश हो, सरकार ने जिस कंपनी के अंशों को खरीदा हो, ज्यादा संख्या में ज्यादा अंश खरीदे हो सरकार ने, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, या राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के हो। अगर मान लो राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के 51% से अधिक 51% से अधिक अंश किसी कंपनी का खरीदे हो, चाहे वो कोई निजी कंपनी हो या चाहे वो कोई सार्वजनिक कंपनी हो, चाहे निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, अगर किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट ने 51% से अधिक अंश उस कंपनी के परचेज किए हैं, खरीदे हैं, तो उस कंपनी को हम लोग क्या कह सकते हैं? सरकारी कंपनी कह सकते हैं मैम, सरकारी कंपनी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने, सरकार ने उस सार्वजनिक कंपनी में या उस निजी कंपनी में 51% से ज्यादा अंशों को क्रय किया हो, तो दोनों प्रकार की कंपनी सरकारी कंपनी हो सकती है, लेकिन कंडीशन यहाँ अप्लाइड हो रही है कि 51% जो शेयर है वो सरकार का होना चाहिए। अब एक बात और समझ में आ रही है कि अगर वो निजी कंपनी है तो निजी कंपनी नहीं कही जाएगी, फिर वो सरकारी कंपनी ही कही जाएगी। अगर वो सार्वजनिक, अब सार्वजनिक कंपनी क्या होती है, उसकी क्या विशेषता होती है? उसकी विशेषता ये होती है कि एक सार्वजनिक कंपनी जनता से पूंजी प्राप्त कर सकती है, पूंजी प्राप्त कर सकती है। ये याद रखिएगा बच्चा, एक सार्वजनिक कंपनी जनता से पूंजी प्राप्त कर सकती है, जनता को शेयर इशू कर सकती है, जनता को अंश बेच सकती है। बात आ रही समझ में? जबकि एक निजी कंपनी जनता से या जनता को नहीं, जनता से
जनता से पूंजी नहीं प्राप्त कर सकती है, पूंजी नहीं प्राप्त कर सकती है, नहीं प्राप्त कर सकती है। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन वह कंपनी सरकारी कंपनी कहला सकती है जिसमें कि जनता ने नहीं निवेश किया है या नहीं किया, ये मैटर नहीं करता है। सरकार ने कितना निवेश किया है, सरकारी पूंजी कितनी लगी है, सरकारी धन कितना लगा है। अगर सरकारी धन 51% से ज्यादा लगा है तो उस कंपनी को, चाहे वो निजी कंपनी हो रही हो या वो सार्वजनिक कंपनी हो रही हो, उसको हम लोग सरकारी कंपनी बोल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जिसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। कभी कभी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि मां से भी पूंजी ले सकती है, ये सरकारी कंपनी है। नहीं, सार्वजनिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। कभी कभी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि मैम सार्वजनिक कंपनी का मतलब ही सरकारी कंपनी है। नहीं, सार्वजनिक कंपनी बेटा सरकारी कंपनी नहीं होती है, बल्कि एक प्रकार से ऐसी कंपनी होती है जो कि जनता से भी पूंजी ले सकती है, जनता को भी शेयर बेच सकती है। जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सब इंडियन क्या है, भारतीय सार्वजनिक कंपनियां हैं जो कि जनता को शेयर बेचती हैं, जनता को अंश बेचती हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर करना अपने दिमाग में। और जो हमारा हिंदुस्तान मशीन टूल्स हो गया, या हमारा जो भेल हो गया, सेल हो गया, ये सब क्या है, ये सब सरकारी कंपनी है, क्योंकि इसमें सरकार ने ज्यादा पूंजी लगाई है, सरकार ने ज्यादा अंश खरीदा है, सरकारी स्वामित्व में है, सरकारी नियंत्रण में है, सरकारी मैनेजमेंट इसको देख रहा है। ठीक है, चलो, वेरी गुड। तो ये बहुत ही मैंने बेसिक चीज आपको बताया ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो सार्वजनिक कंपनी और सरकारी कंपनी में। सार्वजनिक कंपनी एक सरकारी कंपनी तभी बन सकती है जब उसमें सरकार ने पैसा लगाया हो, वो भी 51% से ज्यादा। कोई निजी कंपनी भी, कोई प्राइवेट कंपनी भी सरकारी कंपनी बन सकती है अगर सरकार ने उसमें 51% से ज्यादा अंश खरीद लिए हैं। भले वो निजी कंपनी जनता से पूंजी नहीं ले रही हो, तब भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल उसे निजी बोला ही नहीं जाएगा, फिर उसे क्या बोला जाएगा, सरकारी बोला जाएगा। चलो, तो थोड़ा सा डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम परिभाषा पर जाते हैं, डेफिनेशन पर जाते हैं कि हमें बेसिकली लिखना क्या होगा। तो देखो, सरकारी कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी से जिसकी चुकता अंश पूंजी, पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, का कम से कम 51% भाग या तो केंद्रीय सरकार का हो, या राज्य सरकार का हो, या सरकारों का हो, यानी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का मिलकर के हो, या अंशतः केंद्रीय और अंशतः एक या अधिक राज्य सरकारों का के पास हो अंश, उन्होंने पैसा लगाया हो। ठीक है, इस तरह सरकार उपक्रम में एक मुख्य अंशधारी बन जाती है बेटा। मतलब फिर वो कंपनी में, उस एंटरप्राइज में सरकार भी एक मुख्य अंशधारी मानी जाती है जिसमें सरकार ने अपना पैसा लगाया है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर देखो बच्चा, तथा उपक्रम से संबंधित मंत्रालय या कैबिनेट या राज्य के प्रमुख के माध्यम से एक अंशधारी के समस्त अधिकारों का प्रयोग करती है। मतलब सरकार के पास भी फिर वो सारे राइट्स होंगे जो कि एक अंशधारी के राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं। यदि स्थानीय सरकारों ने या निगम ने अंश पूंजी का 51% या अधिक हिस्सा प्राप्त कर लिया है तो फिर उसको सरकारी कंपनी नहीं बोलेंगे। स्थानीय सरकार का या कॉर्पोरेशंस का कोई रोल नहीं होता है बेटा। अगर उसमें किसी स्थानीय सरकार ने, लोकल गवर्नमेंट ने या किसी निगम ने किसी कंपनी में पैसा लगाया है तो उस कंपनी को सरकारी कंपनी नहीं बोला जाता है। सरकारी कंपनी कब बोला जाता है, जब सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या दोनों मिल करके हों, अगर किसी कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर खरीद लेती हैं तो ऐसी कंपनी को सरकारी कंपनी बोलते हैं। और ऐसी कंपनी का मैनेजमेंट, स्वामित्व, कंट्रोल, डिसीजन सरकार ज्यादा लेती है, सरकार उसमें दखल देती है।
ठीक है, चलिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसको कंपनी बोल रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, कंपनी बोल रहे हैं। मतलब कंपनी अधिनियम जो 2013 है बच्चा, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सरकारी कंपनी का निर्माण, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण होना अनिवार्य है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये सरकारी कंपनी है तो सरकार इसको बनाएगी, नहीं, इसे बनाएगा कौन, कंपनी अधिनियम 2013 की धाराओं के अनुसार इसका निर्माण होगा, क्रिएशन होगा। ये बिल्कुल जैसे कंपनी की कोई विशेषता होती है ना, जैसे कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, कंपनी का एक पृथक अस्तित्व होता है, कंपनी लगातार चलती रहती है, कंपनी जो होती है वो उसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी की एक सार्वभौम मुद्रा होती है, कॉमन सील होती है, सारी विशेषताएं जो कंपनी की होती हैं वो एक सरकारी कंपनी की भी होती है। मतलब इसका एक अलग से अस्तित्व होता है जो कि सरकार के अस्तित्व से अलग होता है। कंपनी अपने नाम से मुकदमा लड़ सकती है, कंपनी पर मुकदमा किया जा सकता है, कंपनी अपने नाम से संपत्ति को खरीद सकती है, अपने नाम से व्यापार को और व्यवसाय को चला सकती है। सरकार सिर्फ इसमें पैसा लगाती है, सरकार सिर्फ इसमें एक मालिक की तरह काम करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं सरकारी कंपनी के जो कि अभी रन कर रही हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ठीक है, ये भी एक क्या है, सरकारी कंपनी है, HMT, ठीक है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसे आप भेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी जो है बेटा, सेल हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपकी सरकारी कंपनी है, ये सब क्या है, सरकारी कंपनी है, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपनी अधिनियम 2013 के धाराओं के अनुसार किया गया है। ये सब कंपनी की जितनी विशेषताएं हैं इनमें पाई जाती हैं। बस सरकार क्या करती है, सरकार इन कंपनियों में 51% से ज्यादा सरकारी पैसा लगा हुआ है, सरकार का नियंत्रण यानी कंट्रोल है इनमें। इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें से ज्यादातर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सरकार ने क्या किया है, नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। इनके जो कामकाज हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए होते हैं। इनकी जो भी इनकम जनरेट होती है उसका जवाब इन्हें देना पड़ता है, कहाँ, संसद में। ये सरकार के प्रति, हमारे प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं। ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकती हैं जो कि फ्रॉड हो या हमारे समाज के लिए गलत हो, क्योंकि इन्हें अपने जो भी अकाउंट बुक्स हैं उसको प्रेजेंट करना पड़ता है, कहाँ, पार्लियामेंट में एक तरह से। तो ये पूरी तरह से कंपनी जो है, कंपनी का, यस, कंपनी होने का फायदा इनको मिलता है, बट ये सरकारी कंपनी है तो इसका कुछ लॉस भी इन्हें भोगना पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं कि सरकारी कंपनियों की विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या क्या फीचर्स या विशेषताएं इनमें पाई जाती हैं। अगर कंपनी है तो कंपनी की विशेषता तो इसमें भी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल हम एक निजी कंपनी की तरह और एक सार्वजनिक कंपनी की तरह इनका निर्माण किया गया है। ठीक, तो स्थापना कैसे होती है, फॉर्मेशन कैसे होता है इनका, इनका फॉर्मेशन, इनकी स्थापना निजी क्षेत्र की कंपनियों की भांति ही भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, जो कि अब क्या हो गया है, अब हो गया है 2013, नया वाला 2013 के प्रावधानों के अनुसार होती है। और यदि सरकार चाहे तो किसी भी प्रावधान को, प्रोविजन के संबंध में कुछ इन्हें छूट दे सकती है, थोड़ा बहुत छूट मिल सकता है इनको, लेकिन इनको फॉर्मेशन, इनका निर्माण बिल्कुल कंपनी अधिनियम 2013 में जैसे लिखा गया है वैसे ही इनको इस्टेब्लिश किया जाता है। ऐसे ही जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इनका प्रमोशन होता है सबसे पहले, उसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, मतलब ये पूंजी इकट्ठा करती हैं, फिर सरकार इनमें पैसा लगाती है, फिर जाकर के इनको क्या मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। तो कंपनी का जो भी एक्ट है 2013 का, उसके अनुसार ही इन्हें बनाया जाता है।
कभी कभी इन्हें कुछ छूट मिलती है, जिसे कि संसद के द्वारा पारित करा करके इन्हें ये छूट प्राप्त हो सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं फिर हम लोग। यहां पर देखो, दूसरी विशेषता क्या होती है? स्वामित्व यानी ओनरशिप। मालिक कौन होता है इनमें? इनमें मालिक कौन लोग होंगे? जिसका ज्यादा पैसा लगा होगा, जिसका ज्यादा पैसा लगा होगा, जिसका ज्यादा अंश, जिसने ज्यादा क्रय किया होगा कंपनी का, वही इसका स्वामित्व यानी मालिक होगा। तो इनकी चुकता अंश पूंजी पेड अप शेयर कैपिटल का कम से कम 51% से अधिक भाग केंद्रीय सरकार का या राज्य सरकार का या सरकारों का होता है, और अंशतः केंद्रीय और राज्य सरकार का होता है। तो इनका जो स्वामित्व होता है वो किसका होता है? सरकार का होता है। इनमें मालिक कौन लोग होते हैं? सरकार लोग ज्यादा होती हैं। तो सरकारी कंपनी का मतलब ही हो गया सरकारी स्वामित्व होना। ठीक। प्रबंध यानी मैनेजमेंट कौन देखता है इनका? डिसीजन कौन लोग लेते हैं? हर एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, निदेशक मंडल होते हैं, जो कि अंशधारी लोग ही होते हैं। वही कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं, कंपनी से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं। तो इस तरह की कंपनी में जो प्रबंध या मैनेजमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही देखते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट कौन करता है? चयन कौन करता है? कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो निजी होते हैं, मतलब कोई कंपनी के जो अंशधारक लोग होते हैं उनमें से होते हैं, और कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सरकार क्या करती है? सरकार उनको अपॉइंट करती है सरकारी कंपनी में। तो इनका प्रबंध संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है, और सरकार की स्वामित्व में अधिकतम भागीदारी होने के कारण अधिक संचालक सरकार के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। परंतु निजी व्यक्ति भी संचालक हो सकते हैं, क्योंकि निजी व्यक्तियों ने भी इस कंपनी के अंशों को क्रय किया हुआ होता है। ठीक। अच्छा, डाउट चेक कर ले, 1 मिनट। क्या डाउट है भाई? 1% इंडिया तो सेवा ये मैनेजमेंट। इसके बाद देखिए, अगर वित्त व्यवस्था की बात करें, फाइनेंसिंग की बात करें, तो पैसा कहां से आता है? ये कंपनियां सरकार से व जनता दोनों से ही वित्त प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, सरकार से भी और जनता से भी, अगर वह सरकारी कंपनी है तो। नियुक्तियां या अपॉइंटमेंट कैसे होता है? इन कंपनियों में नियुक्तियां प्रत्येक कंपनी के द्वारा स्वयं का एक बोर्ड होता है, सेवा शर्तों के आधार पर किया जाता है बेटा। मतलब कंपनियां अपना खुद का नियुक्ति प्रोसेस निकालती हैं, वैकेंसीज निकालती हैं, अपॉइंटमेंट करती हैं लोगों का। इनका अपना खुद का एक बोर्ड होता है। इनके जो वर्कर होते हैं वो सरकारी वर्कर नहीं कहे जाएंगे, बल्कि इनका खुद का जो कंपनी है उसके वर्कर कहे जाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखो, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है इनका, बिल्कुल सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या होता है? ये लॉ के द्वारा बनाई गई हैं बच्चा, ये कानून के द्वारा बनाई गई हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अनुसार इनका निर्माण किया गया है। मतलब सरकार से अलग ही इनका एक अस्तित्व है। ये सरकार के नाम से नहीं चलती हैं, बल्कि ये अपने खुद के नाम से चलती हैं। ये अपने खुद के नाम से संपत्ति को क्रय कर सकती हैं, खुद के नाम से ये मुकदमा लड़ सकती हैं, खुद इन पर मुकदमा किया जा सकता है। अपनी इनकी एक पहचान होती है जो कि सरकार से अलग होती है। तो पृथक वैधानिक अस्तित्व इनमें पाया जाता है। प्रशासनिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो क्या इनमें पाई जाती है? सरकारी कंपनी जो है वो कंपनी अधिनियम की धारा के अनुसार चल रही है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो सरकारी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा ऑटोनोमी होती है, काम करने का स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम इन ऑपरेशन होता है। सरकारी कंपनी में काम करने वाले जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको फ्रीडम होता है डिसीजंस लेने का, कुछ हद तक ऑन पेपर में इनको फ्रीडम होता है, ये थोड़ा सा क्विक डिसीजन ले सकते हैं। तो सरकारी कंपनियों को
पूरी प्रशासनिक स्वतंत्रता होती है। ये अपनी आंतरिक प्रबंध व्यवस्था संबंधी स्वयं के नियम बना सकते हैं, इंटरनल पॉलिसीज बना सकते हैं और मैनेजमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर इन्हीं विशेषताओं को अगर हम कंक्लूड करें तो कुछ लाभ निकल करके सामने आ जाएंगे। अब लाभ क्या है वो भी जल्दी से देख लेते हैं। देखो, सरल स्थापना, इजी फॉर्मेशन, कंपनी अधिनियम 2013 में जैसे लिखा गया है उसके आधार पर इन्हें बनाया जाता है। कोई स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास करने की जरूरत नहीं है, कोई विशिष्ट अधिनियम पास करके इनको नहीं, 13 में जैसे लिखा गया है उसके आधार पर इन्हें बनाया जाता है। कोई स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास करने की जरूरत नहीं है, कोई विशिष्ट अधिनियम पास करके इनको नहीं बना रहे हैं या मंत्रालय के द्वारा ये नहीं बन रहे हैं, बल्कि कंपनी अधिनियम के द्वारा इनको स्थापित किया जा रहा है, तो इनको बनाना थोड़ा सा आसान है। इसके बाद देखिए, संचालन में स्वतंत्रता, पेपर पर इनको बहुत फ्रीडम है, पेपर पर इनको, इनके प्रबंधक को, इनके मैनेजर्स को, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फ्रीडम है डिसीजंस लेने का, निर्णय लेने का। तो इस तरह से इनमें फ्रीडम इन ऑपरेशन ज्यादा पाया जाता है। लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी, आवश्यकता पड़ने पर ये अपने नियमों में तुरंत बिना किसी कठिनाई के परिवर्तन कर सकते हैं बेटा। ये अपनी इंटरनल पॉलिसी में, आंतरिक नियम में आसानी से थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं बिना किसी ज्यादा अप्रूवल के, बिना किसी सरकारी अप्रूवल के, क्योंकि इतना फ्रीडम इनको है। ठीक है, नियम बना सकते हैं, अपना इंटरनल पॉलिसी का, मैनेजमेंट का नियम बना सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं लोचशीलता होना। शीघ्र निर्णय, क्विक डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इसमें अनावश्यक औपचारिकताएं नहीं होती है, लाल फीताशाही कम पाई जाती है। फाइलों का अत्यधिक बर्डन कम होता है क्योंकि जल्दी जल्दी डिसीजंस ले लिए जाते हैं। मैनेजमेंट को इतनी फ्रीडम होती है कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो ले सकता है गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना भी। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे बेटा कुछ और लाभ हैं। सरल वित्त व्यवस्था, सरकार पैसा दे रही है और साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं, ये अपना भी पूंजी का प्रबंध कर सकते हैं, जनता से भी ये लोन ले सकते हैं, जनता से भी ये अंश निर्गमित कर सकते हैं, तो आसानी से इनकी वित्त व्यवस्था हो जाती है। निजी भागीदारी का भी लाभ मिलता है इनको। ये बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, ये प्रोफेशनल्स, मैनेजर्स को हायर कर देती हैं, रख सकती हैं, पेशेवर प्रबंधक को रख सकती हैं, जिसकी वजह से ज्यादा अच्छे डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो फिर निजी भागीदारी का इनको लाभ मिलता है। सरकारी कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी हो सकती है और ऐसी सिचुएशन में निजी क्षेत्र के पेशेवर प्रबंधक के संचालक मंडल में सम्मिलित करके उनकी विशेषज्ञता का भी लाभ उठाया जा सकता है। काम बहुत अच्छे से, डिसीजंस बहुत अच्छे से लिए जा सकते हैं। इसके बाद देखो, बहुत सारी चीजें तो पेपर पर लिखी होती हैं मैम, पेपर वाली चीजें फॉलो थोड़ी ना होती हैं। आप बता रहे हो हमें पीएसयू के बारे में, पब्लिक सेक्टर के बारे में, सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में, सरकार जहां जहां पैसा लगा रही है उसके बारे में, और आप ये भी कह रहे हो साथ में कि बड़ी फ्रीडम है इनको अपने से काम करने की, अपने तरीके से करने की। मैम ये सब तो कागज में लिखा होगा ना, क्या वास्तव में ऐसी फ्रीडम है? क्या इनको कुछ समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है? तो यस, कुछ सीमाएं हैं इनके साथ, कुछ लिमिटेशंस हैं इनके साथ। अपूर्ण संचालन स्वतंत्रता ऑन पेपर बस बेटा। ज्यादातर संचालक मंडल सरकार के द्वारा चुने गए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ज्यादा संख्या किसकी है? सरकार के द्वारा नियुक्त ऑफिसर्स की है, ऑफिशियल्स की है। मतलब जो सरकार चाहती है वही उनसे करवाएगी। तो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस तो है, कहीं ना कहीं हस्तक्षेप तो है ही सरकार का। तो ऑन पेपर ही फ्रीडम पाई जाती है बच्चा। वो सरकारी जो ऑफिसर्स हैं वो सरकार के क्या है, नौकर हैं एक तरह से। वो सरकार की बातों को ही सरकारी कंपनी में शामिल करवाएंगे।
चलो, तो यहाँ हमें ये तो समझ में आ गया कि एक तरफ आप कह रही हो फ्रीडम है और दूसरी तरफ आप ये भी कह रही हो कि फ्रीडम केवल पेपर पर ही है। सरकारी कंपनियों के संचालक मंडल में अधिकांश संचालक सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये लोग विभिन्न सरकारी मंत्रालयों में से लिए जाते हैं और विभिन्न मंत्रालय अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कंपनी के संचालन में, ऑपरेशन में इंटरफेरेंस करता है। अतः कहा जा सकता है कि उन्हें पूर्ण संचालन स्वतंत्रता नहीं होती है, फुल फ्रीडम इन ऑपरेशन नहीं होता है सरकारी कंपनी में। इसके बाद देखो, नीतियों में स्थायित्व नहीं। जो पॉलिसीज बनाई जा रही है, इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं कंपनी में, अब सरकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मान लो सरकार ने उसको ट्रांसफर कर दिया, सरकार ने उसका ट्रांसफर कर दिया एक कंपनी से दूसरे कंपनी में। अब ऐसे में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जो किसी सरकारी कंपनी में काम कर रहा था, उसका ट्रांसफर हो गया दूसरे विभाग में, दूसरी कंपनी में। अब जो नया व्यक्ति आया वो नई पॉलिसी बनाएगा, नई नीति बनाएगा। तो ये जो लगातार ट्रांसफर होते, आप सुनते ही हो ना, आपने सुना होगा, अक्सर सुना होगा कि ये सरकारी विभागों में बहुत जल्दी जल्दी जो हेड होते हैं उनका ट्रांसफर होता जाता है। किसी, कहते हो ना कि किसी शहर के डीएम बदल गए, एसडीएम बदल गए, ट्रांसफर हो गया उनका। ऐसे ही किसी विभाग में, मंत्रालय में, किसी कंपनी में, किसी सरकारी कंपनी में जो हेड थे, जो डायरेक्टर थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। वो सरकार के फेवर में काम नहीं कर रहे थे तो उनको ट्रांसफर करके कहीं और भेज दिया गया। तो ये सारी चीजें लगी रहती हैं, जिस वजह से बार बार नीतियां बदलती रहती हैं, पॉलिसीज बदलती रहती हैं। तो सरकारी कंपनियों के चेयरमैन व अन्य उच्च अधिकारी जल्दी जल्दी परिवर्तन करने से नीतियों में स्थायित्व नहीं रह पाता है और हर नया व्यक्ति अपने अनुसार कंपनी को चलाना चाहता है, अपनी नीतियां बनाना चाहता है। इसके बाद देखो, पेशेवर कुशलता की कमी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट की कमी पाई जाती है एक तरफ। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा जो ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं वो सरकारी विभागों में काम कर रहे होते हैं, उन्हें कंपनी के बारे में उतने आइडियाज नहीं होते हैं। अब वो लोग अगर कंपनी को चलाएंगे तो वो प्रोफेशनल तो है नहीं, उन्हें पता नहीं है कि कैसे लाभ को ज्यादा बढ़ाया जाए, कैसे बैलेंस डिसीजन लिया जाए। वो तो गवर्नमेंट एग्जाम को पास करके आए हुए हैं, वो उतना एक्सपर्ट नहीं है मार्केट को समझने के लिए। अब अगर ऐसे व्यक्तियों से किसी कंपनी को चलवाओगे तो क्या होगा? कंपनी उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएगी। तो पेशेवर मैनेजमेंट की अकुशलता यहाँ पाई जाती है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रबंधक लोग होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड ऑफिसर्स होते हैं। तो कंपनी के व्यवसाय को चलाने के लिए पेशेवर कुशलता की आवश्यकता होती है। प्रायः यह कुशलता सरकार के द्वारा मनोनीत संचालकों में नहीं होती है। ये याद रखना भाई, वो पढ़े लिखे विद्वान जरूर होंगे, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की होगी, लेकिन मैनेजमेंट थोड़ी ना पढ़ा है, थोड़ी ना पढ़ा है कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे, लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ी ना पढ़ा है कि प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। वो उतना ज्यादा प्रोफेशनल थोड़ी ना है, तो प्रॉब्लम तो आएगी ही। इसके बाद देखो, सार्वजनिक जवाबदेही का डर भी रहता है। फ्रीडम इन ऑपरेशन तो है नहीं, अपने से काम करने का फ्रीडम तो है नहीं, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, संसद में इनको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी अपने कार्यों की, अपने लाभ हानि खाते की। तो कहीं ना कहीं ऐसी जो सरकारी कंपनी है उन पर सरकार का एक बोझ होता है, जवाबदेही का बोझ होता है। उन्हें डर लगता है कि अगर वो कोई बड़ा डिसीजन लेंगे, बड़ा निर्णय लेंगे और अगर वो फेल हो गया तो सरकार उनको चूस लेगी, सरकार उनसे जवाब मांगेगी कि आपने ये काम कैसे कर दिया, ये क्यों हुआ, आपने यहाँ इन्वेस्ट क्यों किया, अगर किया तो इसमें हानि कैसे हो गई, हमने पैसा लगाया था, आपको पूंजी दी गई थी, कैसे बर्बाद हो गई।
तो इस तरह की जवाबदेही का डर इनमें पाया जाता है, जिस वजह से ये बहुत ही फ्री होकर के अपना काम नहीं कर पाते हैं। हाँ, चलिए, तो ये सारी चीजें थी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही थी सरकारी कंपनी के केस में, और हमने यहाँ देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सारी देंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? तो रेडी हो जाओ तुम लोग, सारे लोग रेडी हो जाओ। अच्छा, तब तो अच्छी बात है विशाल, अगर तुम्हें इसके बारे में जानकारी है। जैसे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को ट्रेडिंग में, कंपनी के शेयर्स को खरीदने बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है फिर उसको करने का मन नहीं करता है। लेकिन अगर तुमको इंटरेस्ट है, तुम पूरा मार्केट को रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ठीक है, तुम कर सकते हो बेटा। और बहुत से लोग इसमें बहुत सक्सेसफुल भी हुए हैं, बहुत आगे भी गए हैं। बट वही है कि नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। कुछ लोग तो इसके कोर्सेज भी चलाते हैं, पढ़ाई भी करवाते हैं। ठीक है, चलो, हाँ, पोल लगा रही हूँ, पोल लगा रही हूँ, पोल लगा दिया मैंने। चलो आंसर बताओ। निम्न में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है? पब्लिक सेक्टर के लिए, यानी सरकार के लिए आरक्षित, रिजर्व्ड नहीं है। परमाणु शक्ति, चीनी उद्योग, हथियार या रेल यातायात? नहीं है। बताओ, से रिलेटेड है। देखो भाई, परमाणु शक्ति बिल्कुल, एटॉमिक एनर्जी जो होते हैं हमारे, वो डिफेंस से रिलेटेड हैं, और हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री इसको देखती है पूरी तरह से। तो ये जो है वो पीएसयू में ही आएगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट में ही आएगा बेटा, ये पूरी तरह से आरक्षित है। ठीक है। हथियार, बिल्कुल, ये वाला जो सेक्टर है, हथियार वाला बनाने वाला, वो भी हमारा सरकारी पीएसयू में ही आता है। और रेल भी जो है वो हमारा पीएसयू में ही आता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट में ही आता है। चीनी उद्योग जो है वो सरकारी उद्योगों में नहीं माना जाएगा, वो सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं माना जाता है, उसमें प्राइवेटाइजेशन भी आराम से चल रही है। तो बी है इसका राइट आंसर। और 38% क्षेत्र इन्वेस्ट किया जाता है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश का, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी निगम हैं या जो भी कॉरपोरेशंस हैं, उन्हें जब विनिवेश किया जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? बताओ। निजी क्षेत्र व जनता को समता अंश बेचना इसका मतलब है, काम को बंद करना, नए क्षेत्र में विनियोग करना, इन्वेस्टमेंट करना, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंश खरीदना? क्या मतलब होगा इसका? क्या लिख रहे हो तुम लोग? बी लिख रहे हो? कुछ नहीं कर रहे सब आपस। प्राइवेटाइजेशन पढ़ा है बेटा, प्राइवेटाइजेशन पढ़ा है, निजीकरण जिसे बोलते हो। तो निजीकरण में एक शब्द आया था विनिवेश। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, क्लास 9th में भी पढ़ी होगी, क्लास 10th में भी पढ़ी होगी, और शायद क्लास 11th में इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन में डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, विनिवेश किया जाता है। विनिवेश का मतलब ही होता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो सरकारी इकाइयां हैं, उनके अंशों को बेचना निजी हाथों में, निजीकरण करना। तो निजी क्षेत्र व जनता को समता अंश बेचना, इसका मतलब ये होता है, अगर किसी सार्वजनिक इकाई को, सार्वजनिक क्षेत्र को विनिवेश किया जा रहा है, मतलब उसके अंशों को बेचा जा रहा है, समता अंशों को बेचा जा रहा है निजी क्षेत्र को या जनता को, तो इसे कहते हैं विनिवेश करना, डिसइन्वेस्टमेंट करना। ए है इसका राइट आंसर, 21%। तो बच्चा कॉन्सेप्ट समझो ना, सार्वजनिक क्षेत्र के का विनिवेश कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के अंश को, शेयर को बेचा जा रहा है। कहाँ? निजी क्षेत्रों में, निजी हाथों में या जनता को। ठीक। ये देखो बहुत कम बच्चे सब बट भारतीय कंपनी बताइए, सरकारी कंपनी की स्थापना होती है संसद के द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा, भारतीय कंपनी अधिनियम के द्वारा, बैंकिंग कंपनी अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? आप लोगों को कि ये कंपनी है सरकारी कंपनी, और हर एक प्रकार की कंपनी को स्थापित कैसे किया जाता है? कौन से अधिनियम के द्वारा? भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा, जो वर्तमान में चल रहा है। इस अधिनियम के द्वारा हर प्रकार की कंपनी, चाहे वो निजी कंपनी हो, सरकारी कंपनी हो, सार्वजनिक कंपनी हो, हर प्रकार की कंपनी इसी अधिनियम के द्वारा स्थापित की जाती है, पंजीकृत की जाती है। सी है इसका राइट आंसर। 70। सरकार का कम से कम पूंजी पर स्वामित्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी कंपनी में सरकार का कम से कम पूंजी पर स्वामित्व होता है। कितना परसेंटेज? एक सरकार की पूंजी होती है या सरकारी स्वामित्व होता है किसी कंपनी पर, तब उसे हम लोग सरकारी कंपनी कह सकते हैं। क्वेश्चन पोल में जल्दी दे रही हूँ मैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पोल लगा रही हूँ। चलो 51% है यहाँ पर बच्चा, 51%। सरकारी कंपनी में सरकार को कम से कम वर्ड है, ज्यादा से ज्यादा तो 100% भी लगा सकती है सरकार। ठीक है, तो कम से कम 51% जो पूंजी है वो सरकार की होनी चाहिए, यानी ए है इसका राइट आंसर। 80। निगम या तो वैधानिक निगम के प्रमुख लक्षण क्या है? वैधानिक निगम, सार्वजनिक निगम, सार्वजनिक निगम के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं क्या हैं? बताओ। चलो, सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, संसद के प्रति जवाबदेही होती है, या ये सभी? अब बताओ। होगा, हर्ष कह रहा है, सुप्रिया ने कह यूनिट ही है सरकार। तो देख लेते हैं। यस, देखो सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि ये क्या है, ये भी पीएसयू ही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट ही है। सरकार का पैसा लग रहा है तो नियंत्रण भी सरकार का ही होगा। पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है क्योंकि स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास करके इसको बनाया जाता है। तो एक स्पेशल एक्ट के पास होने से, एक विशेष अधिनियम के द्वारा इसको बनाया जाता है, अधिनियम के द्वारा इसको बनाया जाता है, जिस वजह से इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। और संसद के प्रति ये जवाबदेह होते हैं, पार्लियामेंट के प्रति ये जवाबदेह होते हैं, ये बात भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, राइट आंसर डी होगा। राइट की एक एक्ट, विशेष अधिनियम, मंत्रालय बनाया। हमने सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों ही प्रकार पढ़ लिए। पीएसयू जिसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट, उसमें हमने पढ़ा था 3 क्षेत्र आते हैं। पहला आता है आपका विभागीय उपक्रम, विभागीय उपक्रम जो कि मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है, मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है, या मंत्रालय ही इसको देखता है। ठीक है, मंत्रालय, मिनिस्ट्री इसको देखती है, अलग अलग मिनिस्ट्री होती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बेटा पीएसयू में एक आपका होता है वैधानिक निगम, वैधानिक निगम जो कि पार्लियामेंट में, संसद में या विधानसभा में, संसद या विधानसभा में स्पेशल एक्ट, विशेष अधिनियम बना करके जिसकी स्थापना की जाती है, विशेष अधिनियम द्वारा, अधिनियम द्वारा स्थापित होता है। ठीक है,
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे LIC हो गया, GIC हो गया, SBI हो गया, LIC यहाँ पर LIC हो गया, GIC हो गया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, RBI हो गया, SBI हो गया। ये सब क्या है? ये सब जो है आपके वैधानिक निगम है। इसके बाद हमने देखा क्या? सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी जिसके बारे में हमने क्या देखा? जिसके बारे में हमने ये देखा कि 51% से ज्यादा, 51% से अधिक पूंजी सरकार की हो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सरकारी कंपनी बोलते हैं। और ये कंपनी अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा ये स्थापित किया जाता है, सरकारी कंपनी। तो ये मोटा मोटा बेसिक चीज हमने PSU के बारे में पढ़ी, ठीक है। ये इसका सारांश था आपके पूरे अभी तक जो भी हमने पढ़ाया है उसका, जिसे आपको आज के टॉपिक